गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज का जो सेशन हम लेने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस की जो विज्ञान है हमारा, ठीक है, उसके एनसीईआरटी सीरीज़ को। तो हम कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है, बस आप लेटे लेटे देख भी लोगे इस सेशन को। जैसे होता है ना कि रील्स स्क्रॉल करते रहते हो और रील्स देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी सुविधा के अनुसार 1.5 के स्पीड पे, 2 के स्पीड पे आपको क्या करना है, ये वीडियो को चला के देख लेना है, ताकि आपके दिमाग में जो ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स है, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, वो आपके दिमाग में चले जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब ऑप्शन दिखे तो आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक करे। तो आइए देखते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये कक्षा 6 की जो है फर्स्ट चैप्टर है कि पहला चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, ठीक है। सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है, तो आपको पता है शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। जैसे कि मनुष्य भी जो है वो कैसा प्राणी है, मतलब आप देखोगे आपको मनुष्य भी एक सर्वाहारी प्राणी देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम शाकाहारी भी हैं, मतलब साग सब्जी भी खाते हैं, और मांसाहारी भी हैं। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी हैं, लेकिन बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी हैं जो सर्वाहारी भी हैं, ठीक है। तो सर्वाहारी की श्रेणी में क्या आता है, तो शाकाहारी और मांसाहारी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो मधुमक्खी है वो फूलों से मकरंद एकत्र करके इसे भंडारित करती है, क्योंकि आप मधुमक्खी को देखते हो जब वो फूल पर बैठती है तो वहाँ से क्या एकत्र कर लेती है, मकरंद एकत्र कर लेती है, और उसे क्या करती है, भंडारित करती है। तो क्यों ऐसा करती है मधुमक्खी, क्योंकि फूल और उनका जो मकरंद है वो वर्ष में केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है। आप किसी भी चीज़ को भंडारित कब करते हो, जब आपको उसको बचाना होता है, या फिर वो चीज़ की कमी होती है, या किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही वो चीज़ होता है, तो इसलिए आप उसको क्या करते हो, भंडारित करते हो। तो इसी तरीके से मधुमक्खी क्या करती है, फूलों से मकरंद एकत्र करके उसे भंडारित करती है, क्योंकि मकरंद जो है वो वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है, इसलिए वो इसका भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष क्या कर सके, इसका उपयोग कर सके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहा जा रहा है कि ठीक है, जैसे कि निम्न कथनों पर विचार करने को कहा जा रहा है। बोला जा रहा है कि पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है, तो सही बात है, पौधे और जो जंतु होते हैं वो भोजन के मुख्य स्रोत तो है। दूसरा है कि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। जहाँ पे सभी और केवल दिखे आपको, वहाँ पे आपको रुक के बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक से ऑप्शन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ना वो मैक्सिमम गलत होता है, ठीक है। क्योंकि सभी पौधों की जड़, तना को नहीं खाया जाता है, कुछ पौधों के बीज को भी खाते हैं, जैसे सरसों हो गया, ये एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो। तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, तो सही है। उसके कौवा मांसाहारी जीव है, नहीं ये गलत है, ठीक है। कौवा मांसाहारी नहीं, कौवा कैसा जीव है, तो कौवा सर्वाहारी जीव है, क्योंकि ये मतलब कि दोनों टाइप का भोजन ये करता है, केवल मांस पे ही निर्भर नहीं रहता। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य नहीं है, तो 2 और 4 सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए कौवा कैसा जीव है, तो सर्वाहारी जीव है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो शेर एवं बाघ ये क्या करते हैं, सभी को पता है दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी क्या करते हैं, शाकाहारी जो है ये पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं ना, पादप या पादप उत्पाद को ही खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं। पालक और जो फूल गोभी है ये क्या है, तो सब्जियां हैं,
ठीक है। पालक और फूल गोभी किस में काउंट होता है? बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब सब्जियों के नाम लिखने के लिए आते थे तो फूल गोभी का भी जिक्र करते थे। उसके बाद दूध, पनीर, घी और दही क्या है? तो सभी जंतु उत्पाद है। जंतु उत्पाद बोले तो गाय से दूध मिलता है, दूध से क्या करते हैं? पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं और दही बनाते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर मान लीजिए आप इसको स्मार्ट तरीके से यूज़ करो तो आप थियरी पार्ट ना पढ़ के एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि पीछे अभ्यास प्रश्न के प्रश्न को देख लीजिए और उसी का चैप्टर में आप ढूंढ लो क्या क्या पढ़ना है और सिर्फ बॉक्सेस पढ़ लेना, जो इंडेक्स होते हैं ना बॉक्स, उसको पढ़ लेना। बाकी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? ठीक है, खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, ठीक है। आपको तो आप देखिए भोजन के पोषक तत्व, ठीक है, अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा, ठीक है, बायोलॉजी में, तो भोजन के पोषक तत्व में क्या क्या शामिल होते हैं? तो खनिज लवण मतलब मिनरल्स शामिल होते हैं, ठीक है, और क्या शामिल होता है? तो और विटामिन शामिल होता है, ये दोनों तो सम्मिलित है ही। और क्या सम्मिलित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब क्या है? तो भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आहारी रेशे को हमें हटा देना है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1, 2, खनिज लवण और विटामिन। वृक्षांश जो है मतलब जो आहारी रेशे, वो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। सही बात है, ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि आप देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे कि आप एथलीट को देखिएगा, उसको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए क्या पिलाया जाता है? तो ग्लूकोज पिलाया जाता है। और ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और फैट जो है वो लॉन्ग टर्म वाला हमें एनर्जी देता है। तो दोनों क्या है? शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। जैसे आप देखो शरीर की वृद्धि के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की, क्योंकि जो जिम जाते हैं वो क्या पीते हैं? प्रोटीन शेक पीते हैं, मतलब प्रोटीन का सेवन करते हैं। क्यों? ताकि उनका मसल्स बने, ठीक, उनके शरीर की वृद्धि हो। और आप जब बीमारियां पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है? कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। क्वाराशिकोर नामक जो बीमारी होती है, मैरेस्मस बीमारी जो होती है, तो प्रोटीन की कमी की वजह से ही होता है। विटामिन, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। जाहिर सी बात है, अब देखो कि विटामिन सी क्या है? आप कोरोना के टाइम पे देख रहे होंगे कि विटामिन सी की टैबलेट लोग खा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? तो मजबूत करता है। ऐसे ही विटामिन ए की कमी हो जाएगी आपके शरीर में तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो बेरी हो जाएगा। सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाएगा। तो इसलिए विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। और सही पूछा जा रहा है तो 1, 2, 3 सारे क्या है? तो सही हैं। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है सिंपल सा कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का रूप है? तो यहाँ पे देख रही कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं पूछा गया। तो मंड और शर्करा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। और जो अमीनो अम्ल है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं, किसका है? ये प्रोटीन से संबंध है इसका। किसका? अमीनो अम्ल का। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि वसा जो है भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो वसा के संदर्भ में विचार करने को कहा जा रहा है। तो भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। सही बात है कि अगर आप भोजन में ज़्यादा फैट्स लोगे तो आप किसके शिकार हो जाओगे? मोटापे के शिकार हो जाओगे। अत्यधिक घी का, डालडा का, ये सब का सेवन कीजिएगा जिसमें अधिक मात्रा में वसा होता है तो आप किसके शिकार हो जाओगे? मोटापे का।
ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये जो वसा है ना, जब आप फास्टिंग करते हो ये वसा स्टोर रहता है, और फास्टिंग के दौरान जो आपको काफ़ी टाइम तक भूख का एहसास नहीं होता है ना, वो वसा ही क्या करती है, तो ऊर्जा प्रदान करते रहती है। ठीक है, ये भी सही हो गया। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें क्या होता है, तो अधिक ऊर्जा प्रदान होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाता है। ठीक है, देखिएगा कुछ मायने में ना जो हमें जल की आपूर्ति होती है, जो हम खाद्य सामान का यूज़ करते हैं ना, उसमें भी जल की मात्रा होती है, तो उससे हमारा पूरा हो जाता है कुछ मात्रा में। जल जो है वो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित कर और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आप देखना, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, वो क्या करता है, भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व है ना, उसको अवशोषित कर लेता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको मूत्र या पसीने की सहायता से शरीर से बाहर कर देता है। इसलिए जब हमारे शरीर में जल की कमी होती है तो हमें कौन सा बीमारी फेस करना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, दोनों करेक्ट है। अब देखिए, ये आप बचपन से ही पढ़ते आते होंगे साइंस में। ठीक है, बचपन से क्या, आप ऐसे कक्षा 6ठी की ही बुक पढ़ रहे हो, तो इसलिए एकदम बेसिक चीज़ आपको मिलेगा। और आप देखना, जैसे ही 10th तक आप पहुँचोगे, ठीक है, कक्षा 10 तक, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में परिवर्तन देखने को मिलेगा साइंस में। मैं आपको अश्योर करती हूँ, जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं भी है, मतलब 11th 12th साइंस नहीं रहा है, उनके लिए भी ये सीरीज़ जो है वो रामबाण सिद्ध होगा। विटामिन ए पूछ रहा है, अभावजन्य रोग। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, दृष्टिहीनता। ठीक है, विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बेरी। B1 यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि B12 तक हमें पढ़ना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, तो ये बीमारी जो है इस विटामिन की कमी से होता है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या है, तो करेक्ट है। चलिए अब हम देखते हैं। आपको पता है ना कि जब में रतौंधी होती है तो क्या हो जाता है, जैसे कि अभी आप रात को या अंधेरे कमरे में जाओगे, ठीक है, तो आपको ना वाइट ऐसे शैडो टाइप का दिखता है, लेकिन वही आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा ना, तो आपको वो जो वाइट दिखता है ना अंधेरे में, वो चीज़ नहीं दिखेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ना है। आप जितने MCQs को सॉल्व कीजिएगा ना, आप उतने क्लैरिटी में आओगे। विटामिन ए जो है वो त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। सही बात है, अगर आप विटामिन ए का सेवन करोगे तो आपके आँख भी स्वस्थ रहेंगे और त्वचा भी स्वस्थ रहेंगे। विटामिन बी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है, तो बिल्कुल नहीं। घाव भरने में सहायक कौन होता है, तो विटामिन सी होता है। विटामिन सी लोगों से लड़ने में सहायक है, तो हाँ भाई सही है, क्योंकि हमने कोरोना के टाइम पे देख लिया था इसको। विटामिन डी जो है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, तो सही बात है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से हमारे हड्डी क्या होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। मैंने आपको जब क्विज़ करवाया था बायोलॉजी का, तो मैं उसमें आपको पढ़ाई थी ये चीज़। तो असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब खनिज दे रखा है, दूसरी तरफ अभावजन्य रोग दे रखा है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, ठीक है, तो अस्थिजन्य होगा। तो सही बात है, अस्थि क्षय मतलब क्या होता है कि आपके जो अस्थि है ना, हड्डी जो है उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, गॉइटर, सभी को पता है। अगर आप नमक का कम सेवन करोगे तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, घेंगा नामक बीमारी हो जाएगी। लौह की कमी से दंत क्षय, तो नहीं। लौह की कमी से क्या होता है ना, अरक्तता होता है। ठीक है, अरक्तता बोले तो एनीमिया नामक बीमारी होती है।
और ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, तो बस सुमेलित है। अब देखिए मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हम जो है प्रोटीन का सेवन करते हैं, क्यों, तो शरीर की वृद्धि के लिए। जिम का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर है कि तंतु से वस्त्र तक। अगर आप देखो कि 69th में यहाँ से प्रश्न थे, मतलब इस चैप्टर से प्रश्न को देखा गया था 69 के पेपर में। तागा या धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए रुई और जूट जो है ये ऐसे तंतु है जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। रुई आप देखोगे, कॉटन का पेड़ आप देखते हो, उससे क्या बनाया जाता है, रुई बनाया जाता है। और जूट जो है वो पटसन के रेशे से क्या होता है, तो प्राप्त होता है। जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण होता है। क्या ये सही लग रहा है आपको, बिल्कुल सही नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद है, और चूंकि इसमें सही नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। रेशम तंतु जो है वो रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेशम तंतु जो है वो रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, और ऊन तथा रेशम जो है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्योंकि आप देखते हो ऊन के लिए हम भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट और याक के बालों से प्राप्त करते हैं, और रेशम जो है वो रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन सा तंतु जो है वो संश्लेषित तंतु का उदाहरण है, ठीक है। तो संश्लेषित तंतु का उदाहरण क्या क्या है, तो देखिएगा ये जो फ्लैक्स है ना, फ्लैक्स जूट बोलते हैं इसको, फ्लैक्स जो है और रेशम जो है ये कैसा है, अभी हमने देखा था ये प्राकृतिक तंतु है। क्योंकि रेशम आप किससे प्राप्त करते हो, रेशम जो कीट होता है सिल्क वॉर्म उससे प्राप्त करते हो, और जूट भी पटसन से। और पटसन कैसा है, तो पटसन जो है एक द्विबीजपत्री क्या है, तो रेशेदार पौधा है। तो इसलिए 1 और जो 5 है वो संश्लेषित तंतु का उदाहरण नहीं है। तो 1 जिसमें है उसको क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए 1 और 5 वाले को। तो बचा क्या, 2, 3 और 4। तो इस हिसाब से अगर आप देखो याद रखने के लिए कि संश्लेषित तंतु कौन कौन से हैं, तो पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है। अगला है कि भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से कहाँ की जाती है। तो सभी लोगों को पता है कि भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से कहाँ होगी, तो पश्चिम बंगाल तो पक्का होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ होगा, तो देखिएगा पश्चिम बंगाल तो पक्का होगा, ठीक है। इधर वाले एरिया में अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम वाले इलाके में आपको क्या देखने को मिलता है, तो पटसन की खेती देखने को मिलती है, जूट की खेती। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, भारत में पटसन की खेती किस ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में की जाती है, क्योंकि बहुत पानी की आवश्यकता होती है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कीजिए। पटसन जो है वो पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। ऐसे प्रश्न को ना एकदम स्टार मार्क लगा दीजिए कि किस अवस्था में किसी चीज़ को, जैसे कोकून का देखा था रेशम कीट वाले में, रेशम को प्राप्त करने के लिए, और पटसन को हम किस अवस्था में काटते हैं, जब इसकी पुष्पन अवस्था होती है ना, उस टाइप पे हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। पटसन के जो तने होते हैं उसको कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखा जाता है। समझिएगा फिर से कि पटसन जो होता है जूट, उसके पादप को जब पुष्पन अवस्था में वो आ जाता है तो उस टाइम पे हम काट देते हैं, और उसके तनों को ना कुछ दिनों तक पानी में डुबो कर रखते हैं। और रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं ना। कताई का काम चल रहा है तो कताई बोले तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। आइए चैप्टर 4 पे चलते हैं। चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि जल में विलय कौन कौन सा है, तो ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन भी जल में विलय, क्योंकि H2O देखिए इसी से फॉर्म होता है किसका, जल का,
ठीक है। उसके बाद आप देखिए सिरका, सिरका भी जल में मिल जाता है। मिट्टी का तेल, ये मिट्टी का तेल कई जल में आपने देखा है मिलते हुए, वो लेयर जम जाती है। नींबू का रस, फास्टिंग में अभी सोमवारी हाल फिलहाल में गया है, ठीक है, अभी आएगा भी, तो आप देखिए फास्टिंग के दौरान लोग नींबू का मतलब नींबू पानी पीते हैं, तो नींबू आप जब उसको निचोड़ते हो पानी में तो वो क्या होता है, घुल जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। स्टील का प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डब्बा और कांच। कह रहे हैं कि पारभासी कौन सा है। पारभासी मतलब जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से नहीं, हल्का फुल्का क्या हो तो प्रकाश आर पार जा सके। तो आप खुद सोचिए कि इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है जिससे प्रकाश जो है वो उस पार जो है इस पार से उस पार धुंधले रूप से दिखता है। तो आप देखिए स्टील के प्लेट पे अगर आप प्रकाश को जलाओगे तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, इससे जो प्रकाश इस पार से उस पार जाती है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, तो पारभासी बोलते हैं। गत्ते का डब्बा नहीं जाएगा। कांच, ठीक है, इसके भी पारभासी रूप नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कांच जो है वो पारदर्शी है और गत्ते का डब्बा कैसा है, अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, ठीक है, तो सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है, आपसे। तो ये बात तो सही है ना कि ऐसा तो नहीं कि सभी पदार्थ के गुण समान होते हैं। जैसे कि मैं अभी जिस पेन से लिख रही हूँ उस पदार्थ का गुण अलग होगा, ठीक है, टेबल का गुण अलग होगा, हर एक वस्तु का गुण क्या होता है तो अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये सही है। हमारे चारों ओर की वस्तु एक ही पदार्थ से बनी है, ये तो बिल्कुल गलत है। एक ही पदार्थ से चारों तरफ की वस्तुएं बन जाएगी, नहीं। आप अपने तरफ चारों तरफ घुमा के नज़र देखो, आपको डिफरेंट पदार्थ दिखेंगे। सब कुछ क्या है तो अलग अलग पदार्थों से बना हुआ है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, तो अब अगला चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, चैप्टर 5। तो पदार्थों के पृथक्करण जो सेपरेशन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पदार्थों की मतलब पदार्थ को आप कैसे अलग कर सकते हो, तो आप निष्पावन विधि से भी अलग कर सकते हैं, निस्तारण विधि से भी अलग कर सकते हैं और निस्संदन विधि से भी अलग कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधि जो है वो है, तो ये भी है, निष्पावन भी है, निस्तारण भी है और निस्संदन भी है। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखो तो हस्त चयन है, ठीक है, जैसे कि आप चावल से कंकर को जो अलग करते हो, ठीक है, चालन है, जब आटा चालते हो वो देख सकते हैं आप। अवसादन है, जैसे कि पानी और बालू को जब आप अलग करोगे तो उस विधि को अवसादन। थ्रेशिंग और वाष्पन, ये सब क्या है, ये भी मिश्रणों से उसके अवयव के पृथक्करण की कुछ विधियाँ हैं। अब देखिए पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्संदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। सही बात है, जो कणों का अमाप, कोई मिश्रण है उसमें कणों के जो अमाप है उसको कैसे हटाया जाएगा, तो चालन विधि से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उलेरकर पृथक किया जाता है, तो ये जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो और सही नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही नहीं है। और हम देख लेते हैं कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयव को निस्संदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। द्रव में कोई जो अविलेय है, ठीक है, जो घुला नहीं उसमें, उसको किस विधि द्वारा अलग करते हैं, निस्संदन विधि के द्वारा। और वाष्पन की विधि का प्रयोग करके द्रव में घुले ठोस को पृथक किया जाता है, जैसे कि चीनी और पानी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद
और अधिक न घोला जाए ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। अगर आप 69 का प्रश्न देखोगे तो ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न था जो पूछा गया था। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे सुन लिए हो ना, आप 69 का पेपर उठा के देखना। अभी हमने क्लास 6ठी की ही बुक्स को कर रहे हैं हम, और 2 प्रश्न जो है वो एकदम एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता प्रश्न आपको मैंने बता दिया। तो जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब 1 लीटर पानी में 2-3 किलो चीनी मिला दीजिएगा, ठीक है, उस टाइप से देखने को कहा जा रहा है। किसी पदार्थ की विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई पदार्थ का विलयन है, उसको जब आप गर्म करोगे तो उसकी जो विलयता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी आप विलयन का तापमान बढ़ाओगे ना तो उसकी विलयता क्या होती है, तो बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला भी चैप्टर हम देखते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, बस 2 ही क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, हाँ 2 ही क्वेश्चन है इससे। चलिए, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। औजारों में लोहे के फलक में बने वलय की लकड़ी में का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा। देखिए, औजारों में आप देखिएगा, औजार जो होते हैं उसमें लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी की हत्था लगाई जाती है। ठीक है, फलक के वलय वाले हिस्से को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। गर्म करने पे क्या होगा, जो वलय है उसका आकार क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार का परिवर्तन आप देखोगे, इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है ये। कागज का जलना, क्या पूछा जा रहा है, परिवर्तन उत्क्रमित है। ठीक है, उत्क्रमित मतलब रिवर्स है। तो देखिए, कागज का जलना क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, दूध का दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। मतलब एक बार अगर आप दूध से दही बना दो तो वो वापस से दूध नहीं बन सकता, नया पदार्थ बन गया। कागज का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ठीक है, ये जो है ये भौतिक परिवर्तन है। और कुम्हार के द्वारा मिट्टी के ढेर के बर्तन में बदलना, ये भी कैसा है, तो भौतिक परिवर्तन है। मतलब ये जो परिवर्तन होगा वो उत्क्रमित होगा, मतलब फिर से परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना ये भौतिक परिवर्तन है, मतलब परिवर्तन उत्क्रमित है। लेकिन यही कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तनों को जब भट्टी में सेक देगा तो वो क्या होगा, उत्क्रमित नहीं होगा। आइए पौधे को जानते हैं। ठीक है, जैसे आप पादप जगत पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, प्लांट किंगडम, उसी का छोटा सा स्वरूप हम कक्षा जो 6ठी की पुस्तक है उसमें देखेंगे। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, पुष्प का पूछा जा रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो पुष्प में बाह्य दल होता है, पंखुड़ी भी होती है, पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर, ये तो जनन भाग है ना 3 और 4। इसमें क्या नहीं होता है, मूलांकुर नहीं होता है। क्या नहीं होगा, मूलांकुर नहीं होगा। अगर आप देखो इसमें बाह्य दल, मैं पिंक कलर से कर देती हूँ, बाह्य दल, स्त्री केसर और पंखुड़ी, ये क्या है, तो पुष्प के विभिन्न भाग हैं, और पुंकेसर भी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ से भी मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया था 69 के बीपीएससी में। क्या है कि पतियों में शिराओं का प्रतिरूप जो है वो शिरा विन्यास कहलाता है, या जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। तो बिल्कुल सही। तो देखिएगा, पत्ती में शिराओं का जो प्रतिरूप होता है वो क्या कहलाता है, शिरा विन्यास कहलाता है। ठीक है, यह जालिका रूपी अथवा समानांतर होते हैं। देखिए, अगर पत्ती को आप देखिएगा,
ठीक है। तो ऐसा ऐसा फॉर्म में बना होता है, तो ये क्या होता है, शिला विन्यास कहलाता है, जालिका रूप में होता है। पत्ती में जो पर्णवृत्त होते हैं और फलक होते हैं, ठीक है। पत्ती में क्या होते हैं, पर्णवृत्त भी होते हैं और फलक भी होते हैं, ये भी सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करते हैं। आप देखिएगा पत्तियों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, और वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या करेंगे, मंड को संश्लेषित करेंगे। मंड मतलब तो कार्बोहाइड्रेट। पत्तियां जो है वो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए ये इसलिए गलत है क्योंकि पत्तियां जो है वो वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पत्तियां जो है वो वायुमंडल से जल वाष्प को ग्रहण नहीं करती, ठीक है। ये जो है जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उसके द्वारा जो बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल से ये क्या करता है, निष्कासित करता है। अब देखिए तने जो है वो दो तरफा मार्ग का कार्य करती है। तनों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तने कैसे कार्य करते हैं, तो दो तरफा मार्ग का। जैसे कि देखिए तना जो है जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियां तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जैसे आपने जाइलम और फ्लोएम को देखा होगा, ठीक है। तो तना क्या करता है, जल एवं खनिज की को पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दूसरा क्या स्टेटमेंट है, पत्तियों के द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जाइलम और फ्लोएम के विषय में आपने पढ़ा होगा। अब है जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने अभी ही प्रूफ दे दिया कि क्लास 6ठी की बुक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के 3 प्रश्न आपको इनडायरेक्ट वे में यहाँ से देखने को मिला है 69th के पेपर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन है ये। जड़ जो है मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों को का अवशोषण करती है और पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। आप देखते हो ना, जड़ क्या करता है, मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण कर लेती है और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ जो है वो रेशेदार होती है, ठीक है, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ मूसला जड़ें होती है। तो ये उल्टा दे दिया है, ठीक है। क्या होगा इसका, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है वो रेशेदार नहीं होती। कैसी होती है वो मूसला जड़ होती है, ठीक है। और जो समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियां होती है वो कैसे होते हैं, तो वो रेशेदार होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस को याद रखिएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो करेक्ट है। चलिए अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। आप 66 तक के एग्ज़ाम में देखिएगा, यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे। कौन सा एक जड़ नहीं है, तो आलू जड़ नहीं है, क्योंकि आलू क्या है, तो आलू तना है। बाकी गाजर, ठीक है, बाकी आप देखो गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, ये सारे कैसे हैं, तो जड़ हैं, ठीक है। आलू क्या है, तो आलू तना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, ठीक है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती फोटोसिंथेसिस की क्रिया को करने के लिए। तो क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन नहीं, तो 3 इसमें जिसमें है उसको हटा दीजिए, ये हट गया, ये हट गया। क्या क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की और प्रकाश संश्लेषण की। तो 1 2 4 5 क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। पत्तियां जो है वो प्रकाश और हरे रंग के लिए एक पदार्थ जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करती है, अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 को देखते हैं। कुछ ही समय में आपका जो है हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा, आपको क्लास 6ठी की बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये कंकाल तंत्र का क्वेश्चन है। धुराग संधि, जिसको क्या बोलते हैं, पाइवोटल ज्वाइंट बोलते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, ये गर्दन और सिर को जोड़ने वाली क्या होती है, तो संधि होती है। धुराग संधि क्या है, जो हमारे गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है ना, उसको धुराग संधि बोलते हैं। अचल संधि क्या होती है, फिक्स्ड ज्वाइंट, ये गति नहीं करती है, गति ना करने वाली संधि। अचल संधि, गति ना करने वाली संधि। कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि। आप देखते हो अपने हाथ वाले को देखिए, वो चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होगा, सभी दिशाओं में गति करने वाला संधि। हिज संधि, हिंग ज्वाइंट जो है वो एक दिशा में गति करने वाला संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। धुराग संधि, पाइवोटल ज्वाइंट, ये क्या होता है, तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि। अचल संधि, गति ना करने वाली संधि, मतलब अचल है, ये चल नहीं सकता, ऐसे याद कर लो। कंदुक खलिका संधि, सभी दिशाओं में ये क्या करेगी, गति प्रदान करने वाली संधि है। उसके बाद हिज संधि क्या है, तो ये एक दिशा में गति करने वाला संधि है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिएगा, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में अब मसल्स के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत एकदम आपको कंसाइज वे में एनसीईआरटी बताता है। एक प्रश्न आपको कंकाल तंत्र से ले लिया, एक प्रश्न मसल से ले रहे। कह रहे हैं कि संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है और यह अस्थि को खींचती है। जब संकुचन का अवस्था आएगा ना, उस समय में आपके जो मसल्स है वो क्या होगा, छोटी हो जाएंगे। खुद सोचिए ना, जब संकुचित करोगे किसी चीज़ को तो वो क्या होता है, छोटा हो जाएगा, कठोर हो जाता है, मोटा हो जाता है, और ये अस्थि को खींचती भी है। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि पेशी जो है वो केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, फैलने से अस्थियां गति करती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धक्का नहीं दे सकती। ये क्या कर सकती है, केवल खींच सकती है, इसलिए केवल एक क्या होगा, सही होगा। देखिए, अब पूछा जा रहा है कि केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं पूछा, चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो केंचुए का जो मेरुदंड होता है वो लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। मेरुदंड लंबा, मतलब केंचुए में ना हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो सही नहीं पूछा है, तो यही गलत हो जाएगा। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होते हैं। केंचुआ देखिए ना आप लोग, खेत में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, बारिश के दिन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो केंचुआ जो गति करता है ना, वो शरीर की जो पेशी होती है उसकी बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से क्या होगा, तो केंचुए में गति होती है। और देखिए कि शरीर की अधः सतह पर शूक, मतलब बाल जैसी आकृति जो है वो केंचुओं को भूमि से पकड़ बनाने में सहायक होता है। शरीर पे आप देखिएगा ना, उसका जो बाल जैसा आकृति होता है वो क्यों होता है, ताकि वो पृथ्वी से, मतलब भूमि से पकड़ बनाए रखे। केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, इसलिए हम केंचुए को क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, परंतु इनमें पेशियां होती है और ये पेशियां इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। तो छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है, ऐसे करके। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो केंचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। जब मैंने आपको क्विज करवाई थी मैं, उसमें श्वसन अंग के बारे में हम देख रहे थे, तो हमने देखा था कि केंचुआ त्वचा के द्वारा क्या करता है, तो श्वसन करता है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
विचार क्या करना है कि घोंघे का जो कवच है वो इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। घोंघा तो देखा होगा आपने, बारिश के दिन में बहुत निकलता है, तो उसका चूँकि बाहरी आवरण कठोर होता है इसलिए मैक्सिमम लोग क्या समझ जाते हैं कि वो अस्थियों का बना हुआ है, लेकिन एकदम गलत है, वो अस्थियों का बना नहीं होता। ठीक है, घोंघे का कवच क्या होता है, इसका बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता, ये सही है। दूसरा देखिएगा, घोंघे के पेशिये पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इमेज नहीं दिखा सकती, ठीक है, आप देखना, इमेजिन करो अपने माइंड में कि आप माइंड में इमेजिन करो घोंघे को, ठीक है, उसका बाहरी जो आवरण है वो बाह्य कंकाल है, लेकिन वो अस्थियों का नहीं बना हुआ है, और उसकी आप देखोगे जिससे वो चलता है, जो वो पेशियाँ है, पेशीय पाद है, जो मसल्स टाइप का होता है, गुद्देदार फॉर्म में होता है, वो क्या करता है, उसको चलने में हेल्प करता है। आप उसको चलते हुए भी देखोगे, बहुत स्लो चलता है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है और इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो घोंघे का पैर होता है ना, वो मोटी मांसल संरचना के रूप में होता है जो दृढ़ पेशियों से बना हुआ है, और घोंघा अपने इन्हीं पेशी पाद की सहायता से क्या करता है, तो चलता है। आ गई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए और 2 क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न क्या है कि तिलचट्टा जो है वो बताना है आपको। इसका शरीर जो होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है और बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। तिलचट्टा तो सभी ने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारा देखने को मिलता है। तिलचट्टा का आप देखिएगा बाहरी आवरण कभी गलती से टच हो गया होगा तो वो हार्ड होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। पक्षी को देखिएगा, तो पक्षी क्या है, तो इसका जो अस्थि होता है, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होता है, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण ही उनकी हड्डियां क्या होती है, हल्की होती है लेकिन मजबूत होती हैं। आप पक्षी की जो हड्डियां देखोगे वो हल्का होगा लेकिन मजबूत होता है, और इसका जो अग्रपाद होता है ना, मतलब आगे वाला जो पैर होता है, उसकी अस्थियां ही रूपांतरित होके उनकी पंख बन जाती है। किसकी, पक्षी की। तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मछली के विषय में देखिएगा, तो मछली जो है इसका शरीर धारा रेखीय होता है। कैसा होता है इसका शरीर, धारा रेखीय होता है। उसके बाद सांप का देखिएगा, तो इसका शरीर अनेक वलय में जुड़ा होता है, ठीक है, अनेक वलय में क्या होगा, तो मुड़ा होगा। किसका, तो सांप का। आप देखिए, सांप का जो मेरुदंड होता है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, सांप का मेरुदंड लंबा होता है और शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है, जो आप परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। प्रत्येक वलय जो है आगे को धक्का देती है। जैसे वलय में मुड़ा हुआ है ना, वो कैसे चलता है, सांप को आप देखते हो, तो वो उसको आगे की ओर धक्का देता है, परंतु देखिए इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। आप देखिएगा, कभी भी आपने सांप को सीधी रेखा में चलते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है, वो तेज बहुत चलता है लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके चलता है, ठीक है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकाग्र क्रम में वलय बनाते हैं और भूमि पर वलयाकार गति करते हुए आगे फिसलता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये वाला जो चैप्टर है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। नहीं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, तो 1 2 को स्किप करते हैं, आइए 3 से देखते हैं, ठीक है। ऊँट जो है वो मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। आप देखते हैं ऊँट कहाँ रहता है, मरुस्थल में पाया जाता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके पैर लंबे होते हैं, उनके नहीं, उसके पैर लंबे होते हैं, किसके, ऊँट के, सही बात है, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ऊँट का पैर लंबा क्यों होता है, क्यों वो उस मरुस्थल के लिए अनुकूलित है। चूँकि उसका पैर लंबा है इसलिए जो रेत की गर्मी होती है उससे वो दूर रह पाता है।
उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, मतलब बहुत ही कम वो मूत्र का उत्सर्जन करता है। कौन? ऊँट। और उसका जो मल होता है वो कैसा होगा? शुष्क होगा। जाहिर सी बात है, पानी की कमी होती है जिस वजह से उसका मल कैसा होता है? शुष्क होता है। और उसको पसीना भी नहीं आएगा। जब पानी ही नहीं शरीर में तो पसीना कहाँ से आएगा? तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए वो जल के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस, क्या विचार करना है आगे देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसका शरीर धारेखनीय नहीं होता? तो देखिएगा, धारेखनीय किसका शरीर नहीं होता? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मछली का शरीर कैसा होता है? धारेखनीय। ठीक है। और पूछा जा रहा है किसका शरीर धारेखनीय नहीं होता? तो आप देखो इसमें कहा गया स्क्विड और ऑक्टोपस जो है इसका शरीर धारेखनीय नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो सही है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, कह रहे किन में श्वसन के लिए गिल नहीं होते? क्लोम किस में नहीं होगा? तो क्लोम आप देखिएगा व्हेल और डॉल्फिन में क्लोम नहीं होता। क्योंकि आप देखो जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल होते हैं। गिल जो है वो स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वाद छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। तो अब आप देखो, आपको पता चला कि जब व्हेल और ऑक्टोपस क्लोम के द्वारा श्वास नहीं लेते तो किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो ये नासा द्वार के द्वारा या फिर वात छिद्रों के द्वारा क्या करते हैं? तो श्वास लेते हैं। कौन? डॉल्फिन और व्हेल। ऑक्टोपस तो गिल के द्वारा श्वास लेता है। अब देखिए, नागफनी का जो पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। नागफनी का जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण जो है वो तने में होता है। किस में होता है? तने में। जैसे कि हमारे आप नॉर्मल देखोगे तो पत्तियों में होता है, लेकिन नागफनी के पौधे में तना में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित होती है मरुस्थलीय पौधे में। और ये चूँकि नागफनी कैसा, कहाँ का पौधा है? तो मरुस्थलीय पौधा है। पौधे की पत्तियां जो हैं वो श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करेगी? तो पत्तियां क्या करेगी? ऑक्सीजन का उपयोग करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करेगी। ठीक है। देखिएगा, पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों के द्वारा। पत्तियाँ जो है वो स्टोमाटा के द्वारा वायु को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यही शायद प्रश्न पूछा गया था 69 में। ठीक है। तो आप देखना, पौधे में भी होता है, जीव में भी होता है और बीज में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन। देखते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन से सजीव, जंतु और पौधे दोनों के लक्षण में सम्मिलित है? तो ठीक है, 1 2 3 सारे जो है वो सम्मिलित है। क्योंकि आप देखिए क्या क्या होता है। तो उत्सर्जन भी होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी होता है, प्रजनन भी होता है। किसमें? पौधे और जंतुओं में भी। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फिजिक्स का चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन। निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर। आप देखते हो 7 एसआई मात्रक है, तो उसी में से एक लंबाई है जिसका एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर है। चलिए अब बताने कौन सा सही सुमेलित है। वाहन जो है वो सरल रेखीय गति है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। पंखा जो है, पंखा को आप देखिएगा तो पंखा कैसा है? तो वो आवर्ती गति नहीं है।
ये कैसी गति है? ये वर्तुल गति है, सर्कुलर मोशन। देखो पंखा आप देखो अभी आपके, अब आप सीलिंग फैन ऊपर देखोगे तो वो कैसा चल रहा है? सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है। झूला कैसा है? तो झूला पीरियोडिक मोशन है। तो ये दोनों क्या हो गया? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा किधर गया? अच्छा दूसरा हमने कर लिया ना। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की थी जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सही है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे सेंटीमीटर कहते हैं। जैसे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। उसको थोड़ा सा लाइन के फॉर्म में लिख दिया गया है। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होता है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम प्रकाश के बारे में देखते हैं, जो कि एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 6 एनसीईआरटी काफ़ी कम प्रश्न दिए गए हैं, जहां से आपका बेसिक क्या हो जाए तो क्लियर हो जाए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है? तो परावर्तन, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। क्योंकि आप जब देखोगे तो वो क्या होता है? परावर्तित होता है। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। कैसे देख पाता है? जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और वो आँखों की तरफ आए। ठीक है, ये भी परावर्तन की वजह से ही होता है। जैसे कि अगर आप अभी मान लीजिए कि आपके सामने कुछ एक टेबल रखा हुआ है, आप टेबल को कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जब प्रकाश क्या हो रहा है? उस वस्तु पर पड़ रहा है और वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? तो वस्तु को देख पा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा, मैं ये भूल जा रही हूँ कि आपको मैं क्लास 6ठी की एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपने स्कूल टाइम पे ही 6th क्लास में ही पढ़ा होगा कि हम कैसे देख पाते हैं। देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? आँख की तो आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश की भी आवश्यकता। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप नहीं देख पाओगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी तो वस्तु की छाया बनेगी, तभी तो वो दिखता है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश की कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। हमने पहले पढ़ा था इसका, तो तेल लगा हुआ कागज होता है। प्रतिबिंब छायों से अत्यधिक भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही है। अब देखिए विद्युत तथा परिपथ, चैप्टर 12। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। जो विद्युत बैटरियां होती है उसमें जो संचित रासायनिक पदार्थ होता है ना, उससे वो क्या करेगा? तो विद्युत उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल सही है। और विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक होता है तो दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। प्लस और माइनस आपको देखने को मिलता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। कितना कॉमन सी बात है ना। अगर हम अपने माइंड को एकदम खुला रखें ना, तो हम साइंस के बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे विद्युत स्विच के बारे में कह रहे हैं, आप आए दिन स्विच को ऑन ऑफ करते होंगे, तो ऑन करते हो तो किस लिए? धारा को प्रवाहित करने के लिए, और इसको ऑफ करते हो तो धारा के प्रवाह को रोकने के लिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहे थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती। कह रहे विद्युत चालक का उदाहरण कौन कौन सा है? तो विद्युत चालक का उदाहरण मानव शरीर है और एल्युमिनियम की पत्ती है। ठीक है, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो विद्युत चालक बोलते हैं। तो मानव शरीर से भी होकर विद्युत प्रवाह चल सकती है और एल्युमिनियम की पत्ती से भी, क्योंकि जो थर्मोकोल है ना वो विद्युत रोधक है, वो विद्युत को आगे नहीं जाने देगा। मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही चैप्टर है। चलिए, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। ठीक है, देखते हैं, ऑप्शंस भी दे रखे हैं इसमें। नहीं, देखिएगा, जो पदार्थ
विद्युत धारा का प्रवाह होने देते वो विद्युत चालक कहलाते हैं। अभी हमने देखा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं उसे विद्युत रोधक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं विद्युत चालक का, एल्युमिनियम की पत्ती और मानव का शरीर। और मंद कर विद्युत रोधक का एग्जाम्पल तो थर्मोकोल। तो ये सही है। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। उसके जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ये गलत है, सॉरी, ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। देखिए इससे पूछा क्या जा रहा है, ये क्वेश्चन ही अधूरा है, तो इसको रहने दीजिए, इसको स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन ही अधूरा है क्योंकि सिर्फ संबंधित कथन दे दिया गया है, ये नहीं बताया कि सही पूछ रहे हैं या गलत पूछ रहे हैं। विद्युत बल्ब में होता है क्या, फिलामेंट। इसी फिलामेंट के टूट जाने से क्या होता है, बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद परिपथ विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। तो सही है, जब बंद विद्युत परिपथ होगा तो उसमें जो विद्युत धारा होगा वो विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या होगी, तो प्रवाहित होगी। स्विच एक जटिल युक्ति है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। कितना बकवास सा स्टेटमेंट दे रखा है, इतने भी हम बेवकूफ़ नहीं है कि हम इसको सही मान लेंगे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्विच का कभी से काम नहीं कि विद्युत प्रवाह को वो कम या तेज करे। क्या आपने कभी देखा कि स्विच को ऑन किया हो तो पंखा कम चलने लगे, तेज चलने लगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। वो तो विद्युत धारा प्रवाह को रोकने या प्रवाहित करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चुंबकों द्वारा मनोरंजन देखिए, ये चैप्टर है। चुंबकों के संदर्भ में कथन पे विचार करना है। क्या कथन है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। बिल्कुल सही है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, तो ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ आकर्षित करेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय पदार्थ। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कभी नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को आकर्षित नहीं करेगा, हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये उल्टा दे दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या होगा, तो सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ना कि समान ध्रुव। देखिए मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है, ठीक है। अब चलिए इसको मिलान करते हैं। चुंबकीय का देखिएगा तो चुंबकीय का क्या, कोबाल्ट, ठीक है। और अभी आप देखो, आपने मैग्नेटाइट देखा था ना, तो मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है, तो C का 3 होगा, तो मतलब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। A का 2 होगा, तो ये दोनों मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर A क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीज यूडान और अचुंबकीय मिट्टी थोड़ी चुंबकीय गुण रखता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। बिल्कुल सही है। चुंबक को गर्म करने पर, चोट करने पर और ऊंचाई से गिराने पे वो अपना गुण खो देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर चुंबक पे आप चोट करोगे, उसको गर्म करोगे या ऊंचाई से गिरा दोगे तो वो अपना जो है गुण जो है वो खो देता है। तो ये भी सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। जब आविष्कार नहीं हुआ था तो उस टाइम पे चुंबक के सहारे ही लोग क्या करते थे, तो रास्ता देखते थे। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, ये गलत है। कृत्रिम चुंबक उसको विभिन्न आकार से भी बना सकते हैं, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारा सही है, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अब अगला चैप्टर है जल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। पूछा जा रहा है कि किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटे बूंदें जो है वो एकत्रित हो जाती है। देखिए कितना कॉमन सा प्रश्न है ये, जो आप ग्लास में फ्रिज से निकालो पानी, ठंडा पानी और ग्लास में डालो, तो आप देखो एक ग्लास की जो बाहरी सतह है उस पर क्या होता है,
तो छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। क्यों होता है? या फिर ठंडा बॉटल ही निकालो ना, बॉटल के बाहर आपको देखने को मिलेगा छोटी छोटी बूंदें जो है वो एकत्रित हो रखी है। ऐसा क्यों होता है? संघनन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। जल चक्र के संबंध में जो वाटर साइकिल होता है ना, उसके संदर्भ में आपको बताना है। क्या पूछ रहा है कि वायु में जल वाष्पन और संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश होता है? तो नहीं भाई, ये नहीं होता, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा प्रवेश होता है। ठीक है, संघनन का कोई रोल नहीं होता इसमें, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो नहीं। किसकी भूमिका होती है? तो जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर वापस लाने में संघनन का प्रमुख योगदान होता है। किसका? संघनन का, ना कि वाष्पोत्सर्जन का। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जल वायु में ले जाता है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले और हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। सही बात है। अब वायु में जो जल होता है ना, वो बादल बना देते हैं और वो वर्षा, ओले और हिम के रूप में क्या होगा? पुनः धरती पे आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्षा जल जो है, वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। सही बात है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सही है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है और पीने योग्य नहीं होता। क्यों समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता? क्योंकि उसमें बहुत सारे लवण जो होते हैं वो घुले होते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोई नहीं, सारा कथन सही है। ठीक है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता एक बार देख लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एस.टी. कोलरिज। काफ़ी लंबा है, बहुत ज़्यादा चैप्टर है। ठीक है। हमारे चारों ओर वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। जैसे आप देखो, नाइट्रोजन कितना है वायु में? 78%। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? तो 21%। ठीक है। ऐसे 20.95% है, लेकिन 21% आप लेके चल सकते हो। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कुछ अन्य गैसें जल वाष्प और धूल कण के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या हो गया? सही हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं? नहीं। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। बिल्कुल सही है। वायु स्थान नहीं घेरता? कैसे नहीं घेरेगा? वायु स्थान तो घेरता ही है। तो ये गलत है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल। तो आपसे पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो वायु की वो परत है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। तो ये सही है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं। वायु को हम देख नहीं सकते, इसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं पूछा है। अब है कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। सही बात है। वायु यौगिक नहीं है। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो गैस है ना, उनका प्रतिशत अलग अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना जो है आप किसी चीज़ को जला नहीं सकते। चलिए, ये जो लास्ट का चैप्टर है उसको देखते हैं, कक्षा 6ठी का। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुओं का प्रयोग होता है। आप देखिएगा, जो वर्मी कंपोस्टिंग होता है ना, या फिर कृमि कंपोस्टिंग, उसमें लाल केचुए का यूज़ किया जाता है। इन लाल केचुए के संदर्भ में विचार करने को कहा जा रहा है। लाल केचुए के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिज़र्ड की सहायता से पीसते हैं। लाल केचुआ को जब आप देखोगे ना, उसका दांत नहीं होता, तो आप सोचोगे भोजन कैसे पीसेंगे? तो गिज़र्ड के द्वारा। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा
भोजन को पीसने में केचुआ की सहायता करता है। अंडे का छिलका हो गया, समुद्री शंख हो गया और सीपी का जो चूरा है, ये भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करते हैं। तो दोनों कथन क्या है, तो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को आपको कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब खत्म ही होने वाला है चैप्टर। कह रहे हैं कि कागज का पुनर्चक्रण संभव है अथवा पुनर्चक्रण से उपयोगी चीज़ें बनाई सकती हैं। मतलब कहा जा रहा है कागज़ का रिसाइकल हो सकता है और रिसाइकल करके आप उपयोगी चीज़ बना सकते हो। सही बात है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। सही बात है। पौधे एवं जंतुएं जो है वो अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। पौधे और जंतु के जो अपशिष्ट है उसको खाद में क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं और यही रीज़न है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया। तो सारे कथन सही हैं। अब कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। तो खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना बिल्कुल सही है। प्लास्टिक के उपयोग से क्या होगा, इसका दुरुपयोग देखिएगा क्या क्या परिणाम होता है। तो कैंसर का कारक होता है, खाद्य पदार्थों को हानिकारक बना देता है, पशुओं की मृत्यु का कारण देखिएगा। समुद्री जल जीव जो है समुद्र में, नदियों में प्लास्टिक के फेंक देने से, अब उनको जीव जंतु को तो नहीं पता ना कि ये प्लास्टिक है, इसको खाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमें नुकसान कर सकता है, वो तो खा लेते हैं। शहरों में जल भराव और बाढ़, ये जो है बाढ़ की स्थिति में एक भूमिका कौन निभा रहा है, तो प्लास्टिक निभा रहा है। तो इस तरीके से 1, 2, 3 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो क्लास 6 की जो NCERT है वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आएगा और प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ही जितने व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है और मैं आप लोग के लिए और भी कंटेंट लाने का प्लान करती हूँ। तो सेशन को ढेर सारा प्यार दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आए तो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कक्षा 7 की NCERT की बुक के साथ। ठीक है, अगर आप लोग का प्यार रहेगा तो मैं पूरा 10th तक जल्दी ही कंप्लीट करवा दूँगी। बाय सभी को, थैंक यू।